हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह बिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एजुकेटर। ऐसा लगता है कि अगर किसी को अपनी डिमांड सरकार से फुलफ़िल करवानी हो तो वो सारी चीज़ें इलेक्शन टाइम के आसपास ही करनी चाहिए। हाल में हुए घटनाक्रमों से तो ऐसा ही लगता है, नहीं तो सरकारें कहाँ किसी की सुनने वाली। हम सभी को ये तो पता है कि बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीनों फार्म लॉज को फाइनली वापस ले लिया, लेकिन शायद ही सबको पता हो कि बीजेपी की ही एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐसे ही कंट्रोवर्शियल लॉ को, जिसके पीछे पिछले लगभग 1-1.5 साल से प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको भी एक स्टेट के अंदर वापस ले लिया है। ये है उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट 2019। तो ये लॉ क्या था, क्यों इस पर इतना प्रोटेस्ट हो रहा था और क्यों स्टेट गवर्नमेंट ने इसको फाइनली रिपील किया या वापस ले लिया है, आज की वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। आप लोग जब भी मंदिर जाते होंगे, वहाँ दान करते होंगे, तो आप लोग यही सोचते होंगे कि हम ये दान कर रहे हैं तो ये जितना भी पैसा वहाँ जा रहा है तो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ की ही कोई समिति उस पैसे को यूज़ करती होगी मंदिर के रख रखाव में और वहाँ पे फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में। लेकिन इस केस में स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड की ये चाह रही थी कि ये जितने भी मंदिर हैं, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं, जैसे कि चार धाम के जो 4 मंदिर हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और उसके साथ ही 49 और दूसरे मंदिर भी, तो इन सारे मंदिरों को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले। वहाँ पे जितना भी दान आ रहा है या जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, फंड हैं, उसका रख रखाव हम करें, मंदिरों को हम अपने हिसाब से चलाएं। इसी चीज़ के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2019 में, एक बिल लेके आई, उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बिल, और जनवरी 2020 के अंदर ये बिल पास हो गया, एक एक्ट बन गया, कानून बन गया। इस बिल के जरिए बेसिकली उनका एक मकसद था एक बोर्ड गठित करने का। ये बोर्ड उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड काम करता है और उसके अंडर में ही वो मंदिर जो है रेगुलेट होता है, मैनेज होता है। उसी तरीके से इनका प्लान था कि ये जो बोर्ड होगा, ये बोर्ड जो चार धाम के जो 4 मंदिर, उसके अलावा जो 49 अदर मंदिर हैं, उन मंदिरों को रेगुलेट करेगा, मैनेज करेगा और एक तरह से पूरा कंट्रोल इस बोर्ड का उसके ऊपर होगा। अब दिलचस्प बात यह है कि इस बोर्ड के अंदर मेंबर्स कौन कौन होंगे। तो चीफ मिनिस्टर खुद ही इसके चेयरमैन होंगे और रिलीजियस अफेयर्स का जो मिनिस्टर होगा वो इसका वाइस चेयरमैन होगा। मेंबर्स में गंगोत्री, यमुनोत्री के जो 2 MLAs होंगे वो इसके मेंबर होंगे, चीफ सेक्रेटरी इसके मेंबर होंगे, उसके अलावा कुछ ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसके मेंबर्स होंगे। और इसको चलाने का जो काम होगा, CEO जो इसको होगा, वो एक सीनियर IAS ऑफिसर होगा। तो आप देखेंगे कि इस बोर्ड के अंदर मेजरली पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो इस बोर्ड के पास पावर क्या क्या होंगे, तो इन सारे मंदिरों को रेगुलेट और मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जितनी भी पावर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारे के सारे इस बोर्ड के पास होंगे। मंदिरों से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग करना, उसके बजट को प्लान करना, उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्च हैं, उनको सैंक्शन करना, जो मंदिर के पुजारी हैं उनकी सैलरीज और अलाउंसेस को फिक्स करना, मंदिर की जो ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी है या फंड है, उसको अपनी कस्टडी में लेना और उसको उस हिसाब से यूज़ करना और खर्च करना। तो ये सारे के सारे जो पावर्स होंगे वो इस बोर्ड के पास होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो इन मंदिरों के पुजारी थे, पंडित थे, पुरोहित थे, विश्व हिंदू परिषद स्वयं और भी बहुत सारे लोगों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया। विरोध का आलम ये था कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जब केदारनाथ गए थे तो वहाँ पे लोकल पुजारियों ने, पंडितों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंदिर में घुसने नहीं दिया और इन सारे लोगों ने ये घोषणा कर दी कि हम पूरे स्टेट के अंदर बीजेपी का विरोध करेंगे और आने वाले चुनाव में या तो हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे या उन कैंडिडेट्स को हम सपोर्ट करेंगे जो बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ रहे होंगे। तो इस तरीके से पूरे स्टेट में इसका ज़बरदस्त विरोध हो रहा था और वो भी काफ़ी लंबे टाइम से। तो बात यह है कि इससे पहले इन मंदिरों का मैनेजमेंट किस तरीके से होता था। तो इससे पहले एक दूसरा एक्ट था जिसको बोलते थे श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ एक्ट 1939 और इस एक्ट के अकॉर्डिंग बद्रीनाथ, केदारनाथ के साथ ही 45 जो दूसरे मंदिर थे उसको मैनेज करने के लिए एक कमेटी हुआ करती थी। उस कमेटी का जो चेयरपर्सन होता था वो एक गवर्नमेंट अपॉइंटी होता था और CEO जो था वो बेसिकली
एक ऑल इंडिया सर्विस लेवल का पर्सन हुआ करता था। तो इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन इस नए एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लोग डायरेक्टली इसके मेंबर होते और इसको डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती और उनका इसमें प्रभुत्व ज़्यादा होता। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए लोकल लेवल पे ट्रस्ट हुआ करते थे जो इसको मैनेज करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी कुर्सी जाने का एक रीज़न ये भी था। तो अभी के करंट चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त 2021 के अंदर मनोहर कांत ध्यानी के अंडर में 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई कि आप इस लॉ को रिव्यू करिए, देखिए कि इसमें क्या खामियां हैं और अपने सजेशंस गवर्नमेंट को दीजिए। तो इस कमेटी ने रिसेंटली गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि इस लॉ को, कानून को गवर्नमेंट वापस ले ले, और एज अ रिज़ल्ट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले ही डिसाइड किया और डिक्लेयर किया कि हम इस कानून को वापस ले रहे हैं फाइनली। क्योंकि चुनाव भी आने वाले थे, विरोध भी हो रहा था, सरकारें भी बचानी थी और इलेक्शन भी जीतने थे, तो ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ती हैं। तो इस सारे घटनाक्रम से एक बात समझ आती है, एक मैसेज जाता है और जाना भी चाहिए सरकार को कि सरकार को सारे धर्मों को और उनके धार्मिक स्थलों को एक तरीके से देखना चाहिए, एक तरीके से लेना चाहिए। जब ऐसी कोई व्यवस्था मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च के लिए नहीं है तो मंदिरों को गवर्नमेंट अपने अंडर में क्यों ले? क्यों मंदिरों में आने वाला दान जो है वो सरकार अपनी संपत्ति समझकर, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू समझकर उस पर अपना हक जताए? या हो तो सभी के लिए हो, ना हो तो फिर किसी के लिए ना हो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को एक क्लियर मैसेज तो मिल ही गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल फैक्ट्स एजुकेटर को। थैंक यू।